उस जवाब के बेहद करीब आ गए हैं। जी हां, मतदाताओं ने आज अपना मत डाल दिया है। अब बस उन मत पेटियों के खुलने का इंतजार है। बड़ा सवाल यही कि गुजरात का सरदार आखिर कौन बनेगा? क्या तीसरी बार भी सत्ता पर काबिज होंगे? जादू चला पाएंगे नरेंद्र मोदी? वो बेहद आश्वस्त नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं हमारे सहयोगी सईद अंसारी के पास, क्योंकि सईद बताएंगे क्या कहता है आज तक ओआरजी का अनुमान। क्या ये जीत दिलाता है नरेंद्र मोदी को? तस्वीर कुछ ऐसी ही है। सीधे रुख करते हैं सईद। धन्यवाद अंजना। और अगर गुजरात की हम बात करें तो नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। आज तक ओआरजी का जो सर्वे है, जहां हम बता दें आपको 182 सीटों में नरेंद्र मोदी जो है वो सीधे सीधे क्लियर कट सबसे केंद्र की सत्ता का ये सेमीफाइनल, मोदी का रास्ता दिल्ली तक जाने का। अगर मोदी हैट्रिक लगाते हैं जो हमारे सर्वे के अनुसार लगाने जा रहे हैं, तो मोदी केंद्र का रुख कर सकते हैं। आइए हम आंकड़ों की बात। सबसे पहले बात करते हैं, 45% वोट बीजेपी को मिल रहे हैं। बता दें कि यह अभी सिर्फ अनुमान है इस बार। और हम आपको बताएं कि गुजरात प्रवर्तन पार्टी को 6% वोट मिल रहे हैं, जो केशुभाई पटेल बीजेपी से अलग होकर अपनी पार्टी बना चुके हैं। लेकिन जबरदस्त फायदा होता हुआ गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को दिख रहा है। यानी कि बीजेपी 118 से 128 सीटें मिलने की उम्मीद है, जो कि पिछली बार सिर्फ 117 थी। 50 से 56 कांग्रेस को सीटें मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, जबकि कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। यहां पर गुजरात प्रवर्तन पार्टी सीधे सीधे केशुभाई पटेल को बहुत ज्यादा अपना प्रभाव छोड़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, और सिर्फ 1 या 2 सीटें, ज्यादा से ज्यादा 2 सीटें केशुभाई पटेल की गुजरात परिवर्तन पार्टी को मिलती हुई दिख रही हैं, और अन्य जो 6 हैं 6 मिलती हुई उन्हें दिखाई दे रही हैं। विधानसभा के अंदर की तस्वीर क्या होगी अगर हम आपको दिखाएं, तो वो तस्वीर जिसमें ज्यादा से ज्यादा बीजेपी के हमें विधायक बैठे हुए नजर आएंगे, जहां बीजेपी 118 से 128 यानी कि वो सत्ता पर काबिज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हैट्रिक नरेंद्र मोदी की लगती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। कांग्रेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ यहां पर सिमटती हुई नजर आ रही है 50 से 56 सीटों पर। शंकर सिंह वाघेला जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, 50 से 56 सीटें मिलने की उम्मीद जबकि की जा रही है, जबकि केशुभाई पटेल 1 से 2 सिर्फ, और अन्य जो हैं वो 4 से 6 पर काबिज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि यह सिर्फ अनुमान है, पोस्ट पोल सर्वे के नतीजे हैं आज तक, और ओआरजी के 20 तारीख को असली नतीजे आएंगे और तब यह तय हो जाएगा। लेकिन हम एक बार फिर से बता दें कि हमने जो एक सर्वे किया है आज तक और ओआरजी ने मिलकर, ये एक साइंटिफिक सर्वे है जिसके अनुसार नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और एक बार फिर से गुजरात नरेंद्र मोदी की मुट्ठी में, और गुजरात पर राज करते हुए दिखाई देंगे नरेंद्र मोदी। तो ये आज तक ओआरजी सर्वे के नतीजे हैं। एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं हमारी सहयोगी अंजना के पास। बिल्कुल सही, शुक्रिया आपका। यानी इस बड़े इम्तिहान में पास होते हुए दिख रहे हैं, सबसे बड़े इम्तिहान के तौर पर इसे देखा जा रहा है नरेंद्र मोदी के लिए। इसमें पास होते हुए दिख रहे हैं। ये देखिए आंकड़े बता रहे हैं 118 से 128, यानी जबरदस्त स्वीप इसे कहा जा सकता है अगर वो हैट्रिक लगाते हैं। कांग्रेस सिमट कर दिखती है 6 सीटों के नुकसान के साथ 50 से 56 पर, और जेपीपी नहीं कर पाए केशुभाई पटेल कोई भी कमाल, यही कहा जाएगा इन चुनावों के बाद अगर ये अनुमान सही साबित होते हैं। नरेंद्र मोदी किस तरह से जीत के लिए आश्वस्त हैं, कुछ ही देर पहले वो आए मीडिया के साथ, सुनिए। लोकतंत्र में विश्वास करने वाले हर एक के लिए एक नई आशा, नई शक्ति का संचार हुआ है। मैं गुजरात के मतदाताओं को इस चुनाव प्रक्रिया में उमंग और उत्साह के साथ एक उत्सवपूर्ण माहौल में लोकतंत्र की इस प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए मैं मतदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। मैं भारत के इलेक्शन कमीशन का और राज्य के इलेक्शन कमीशन का और इस चुनाव प्रक्रिया में जुड़े हुए सरकार के छोटे मोटे सभी व्यक्तियों का अंतःकरण से अभिनंदन करता हूं। गुजरात ने शांतिपूर्ण मतदान प्रक्रिया कर करके
गुजरात की साख को बढ़ाया है। गुजरात शांतिप्रिय राज्य है, ये दुनिया के सामने फिर एक बार प्रकट हुआ है। गुजरात के 50 साल के इतिहास में ये सर्वाधिक मतदान है और यही दिखाता है कि लोकतंत्र में और सुशासन में, गुड गवर्नेंस में, डेवलपमेंट में जनता की कितनी रुचि है। मेरा पूरा विश्वास है इस चुनाव में, हमारे देश में एक शब्द हमेशा पॉपुलर रहा है चुनाव में, एंटी इनकम्बेंसी। ये पहला चुनाव ऐसा है कि जिसमें देश के पॉलिटिकल पंडितों को प्रो इनकम्बेंसी भी होती है, उस पर डिबेट करना पड़ेगा, चर्चा करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मेरा पूरा विश्वास है कि देश की जनता गुड गवर्नेंस चाहती है, देश की जनता डेवलपमेंट चाहती है, देश की जनता प्रामाणिकता चाहती है और गुजरात का ये उमंग, उत्साह भरा मतदान वो गुड गवर्नेंस के लिए है, डेवलपमेंट के लिए है, प्रामाणिकता के लिए है। मैं सभी मतदाताओं का पूरे मन से साधुवाद करता हूं। तो अभी से ही धन्यवाद करते हुए नरेंद्र मोदी साफ बता रहे हैं कि वो जीत के लिए आश्वस्त है। कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ेंगे, क्योंकि आज तक इस महा कवरेज में हम आपको दिखा रहे हैं क्या कहता है पोस्ट पोल सर्वे। प्रकाश जावड़ेकर जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोवर्धन ज़राफिया साहब जो कि महासचिव हैं गुजरात परिवर्तन पार्टी के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु व्यास साहब प्रवक्ता गुजरात कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ आईके जडेजा साहब प्रवक्ता गुजरात बीजेपी के भी जुड़ गए हैं। और बेहद खास मेहमान संजय कुमार जी हमारे साथ, जाने माने सेफोलॉजिस्ट, यहां पर स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रकाश जावड़ेकर जी, नरेंद्र मोदी चुनावी प्रचार के दौरान ये कहते थे कि एक एक वोट जो आप बीजेपी को डालेंगे वो वोट सीधे मुझे यानी नरेंद्र मोदी तक पहुंचेगा। तो किसकी जीत है ये, नरेंद्र मोदी की या बीजेपी की? नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ये बीजेपी की जीत है और ये बिल्कुल साफ है कि उनके मन में कोई दुविधा नहीं। तो मीडिया अब इस तरह से उसको कोई प्रचारित करे, उसका कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन प्रधानमंत्री वाला संकट अब आपकी पार्टी का, प्रकाश जी, प्रधानमंत्री वाला संकट जो आपकी पार्टी में बहुत दिनों से चल रहा था, एक अनार 100 बीमार, वो तो अब लगता है खत्म हो जाएगा अगर इस तरह की थंपिंग मेजॉरिटी के साथ वो जीतते हैं। नहीं, देखो, हमारे यहाँ कोई संकट की मुद्दा नहीं है। मोदी बहुत लोकप्रिय नेता है, देश भर में केवल कार्यकर्ता ही नहीं, आप जैसी लोग भी मन से मोदी को चाहते हैं कि देश में जिस तरह से गवर्नेंस का कोलैप्स हुआ है उसमें कोई अच्छा काम करने वाला चाहिए। अभी तक तो हम नेताओं का मन पढ़ रहे थे, अब आप पत्रकारों का मन पढ़ रहे हैं, ये बहुत दिलचस्प है। लेकिन कुल मिलाकर देखिए प्रकाश जी ईमानदारी से बात की जाए, सभी अन्य मेहमान भी मेरे साथ हैं, अब दिक्कत आपकी पार्टी में आएगी, क्योंकि अगर वो वाकई अगर इन अनुमानों के मुताबिक वो 120 के ऊपर पहुंचते हैं लगातार हैट्रिक बनाने के बाद, तो उनकी महत्वाकांक्षाएं किसी से छिपी हुई नहीं है। वो सोनिया मैडम और राहुल बाबा पर निशाना साधते हैं। वो केशु भाई पटेल या शंकर सिंह वाघेला या अर्जुन मोढवाडिया की बात नहीं करते हैं। उनका निशाना कहां पर है ये पूरा देश इस वक्त जान रहा है। देश की क्या मांग है ये भी आप जानते हो, और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे यहां कोई संकट का मुद्दा नहीं है। मोदी जी का एक निश्चित लक्ष्य था कि 2012 के चुनाव तक क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, और इसलिए पार्टी भी पूरी तरह से एकजुट है। इसमें न विवाद है न कुछ है। नरेंद्र मोदी के पीछे आप सब एकजुट हैं। पे सही निर्णय, सभी निर्णय हम सभी के पीछे खड़े होते हैं हमारे पार्टी के, और इसलिए मैं आपको बताऊं कि हमारे में न दुविधा है, न कोई अव्यवस्था है, न कोई चिंता है, बल्कि जोश है। और ये हमारे में है कि सही समय पे हम सभी निर्णय लेंगे और आपको भी सूचित करेंगे। प्रकाश जावड़ेकर जी, मैं एक सवाल लेकिन एक बताऊं कि देश की जनता की जो मांग है वो सबके ध्यान में है, क्योंकि लोग अब इस कांग्रेस सरकार से ऊब चुके हैं। या ऐसी भ्रष्ट सरकार उनको नहीं चाहिए, प्रामाणिक सरकार चाहिए, काम करने वाली सरकार चाहिए, और इसलिए नेतृत्व की मांग है उनकी। वो लोगों की मांग है। तो देश की मांग के बहाने ही सही, देश की मांग के बहाने ही सही,
क्या आप ये मानेंगे कि अगर पूरा देश आगे बढ़ाता है हाथ तो बीजेपी तैयार है ना उन्हें प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाने के लिए? एक छोटा सा जवाब दीजिएगा क्योंकि बहुत देर से हम इधर उधर की बातें कर रहे हैं। आप क्यों ज्यादा चिंता करती हो? ये घोषणा मैं टीवी पर अभी थोड़ी ना करूंगा। हम सही समय पे सही निर्णय करेंगे। पहले वो मुख्यमंत्री करके अभी शपथ ग्रहण करेंगे 20 तारीख के बाद, और उसके बाद आपको बताएंगे। चलिए ठीक है, आप कहते हैं कि टीवी पर यह अनाउंसमेंट नहीं होगा। चलिए देश इंतजार करेगा, क्योंकि रुक रुक कर आपके नेताओं ने कुछ ही दिन पहले सुषमा स्वराज ने भी कहा था इस तरह की बात। सीधे रुक करते हैं अभिषेक मनु सिंघवी जी। अभिषेक उनके साथ ही था। बिल्कुल, अभिषेक मनु सिंघवी जी भी हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, मेरा आपसे सीधा सवाल, अगर वाकई ये अनुमान सही साबित होते हैं तो दोनों ही पक्ष से ये उधर किसकी जीत है, नरेंद्र मोदी की या बीजेपी की, और हार किसकी है, कांग्रेस पार्टी की या उन तमाम कतार के नेताओं की जो पिछले दिनों प्रचार के लिए दिखे हैं, जिसमें खुद प्रधानमंत्री भी गए थे गुजरात, सोनिया गांधी भी गई थी, राहुल गांधी भी गए थे और बाकी आपके नेता तो थे ही। देखिए, पहली बात तो मैं अभी अभी प्रोग्राम में आया हूं, मैंने आपके आंकड़े देखे नहीं हैं, मैं जानता नहीं हूं कि क्या हुआ है पहले, क्योंकि आप जैसा जानती हैं वोटिंग हुई है आज संसद में, अपर हाउस में, और अभी खत्म हुई है वो जी। तो अगर आप एक मिनट दें सर तो मैं आपको आंकड़े बता दूं पोल्स के आधार जी, अगर आप समय दें तो मैं आंकड़े अगर आप समझते हैं उसके बाद एक मिनट एक सेकेंड, अगर आप समझते हैं कि हम आपके जो एग्जिट पोल के भविष्यवाणियां होती है उसको सही मानते हैं, तो इतिहास सिखाता है हमें कि मध्य प्रदेश में, बिहार में, कई प्रदेशों में, राजस्थान में कई वर्षों में ये बहुत गलत तरीके से गलत सिद्ध हुए हैं, बहुत गंभीर तरीके से, बहुत बड़े मार्जिन से। इसलिए ये ठीक है, आपकी एक्सरसाइजेज होती हैं, लेकिन ये समझना कि ये सही है, मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत होगा। हाँ, हम ये समझते हैं कि हम बहुत वृद्धि करेंगे, अच्छा करेंगे। एग्जैक्ट क्या होगा फिगर मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर इन एग्जिट पोल्स को या फिर पोस्ट पोल सर्वे जो है उसको मान लीजिए, क्योंकि बहुत ही साइंटिफिक तरीके से आज तक और ORG ने ये किया है, तो सवाल तो यह है कि सियासत और संगठन अभी भी इसमें आप बहुत कमजोर हैं। गुजरात में जितने भी आपके कद्दावर नेता इस वक्त, चाहे वो शंकर सिंह वाघेला हो, चाहे कुछ और नेता हो, वो सब बीजेपी से एक तरह से इंपोर्ट किए हुए हैं, तो उनकी आइडियोलॉजी RSS से जुड़ी हुई है। आपकी पार्टी में ही उनको लेकर कंसेंसस बनता हुआ नहीं दिखता। ये तमाम ऐसी दिक्कतें हैं जिसका सामना कांग्रेस पार्टी कर रही है गुजरात में। अगर मेरी याददाश्त सही है तो आप ही का चैनल था प्रमुख, और एक दो और चैनल थे जी, जिन्होंने ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल पे जो परिणाम आए थे वो इतने गलत थे कि कई वर्षों के लिए ये करना आपने बंद कर दिया था। और विशेष रूप से मुझे याद है मध्य प्रदेश के चुनाव के वक्त। अब आपने वापस शुरू किया है, वो एक अलग बात है, लेकिन आप पहले कई बार गलत सिद्ध हो गए, और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि जो आपके आंकड़े हैं वो सही सिद्ध नहीं होंगे। हाँ, चलिए अभिषेक मनु सिंघवी जी, जो भी परिणाम होगा हम उसकी तरफ नतमस्तक हैं। मैं समझता हूं कि कांग्रेस बहुत महत्वपूर्ण वृद्धि दिखाएगी, सीटों में भी, वोट शेयर में भी, और आपके आंकड़ों को बड़े स्पष्ट तरीके से गलत सिद्ध करेगी। बिल्कुल, और आपका आधार है प्रश्न का वो सही नहीं है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपका आत्मविश्वास नतीजों के दिन भी इसी तरह से कायम रहे। सवाल ये है, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है, लेकिन आपको बता दें बहुत ही साइंटिफिक तरीके से इस तरह के पोल्स किए जाते हैं। हाँ, दावे ना हो और प्रभावित ना करें ये इलेक्शंस को, इसीलिए इंतजार किया जाता है। और तमाम ये आंकड़े हमारे साथ सेफोलॉजिस्ट संजय कुमार जी भी हैं जो इस बारे में कहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, यहीं से पूरी बातचीत आगे लिए चलेंगे। अगर वाकई मोदी की हैट्रिक लग रही है, केशुभाई पटेल कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या पटेल पॉलिटिक्स में भी केशुभाई पटेल हो गए फेल? यहीं से ले चलेंगे इस पूरी बहस को आगे। आप देखते रहिए आज। दो चीजों की ये जंग थी, मोदी का राज और दूसरी तरफ कांग्रेस की साख। अभी तक तो आज तक और ORG का अनुमान है उसके मुताबिक मोदी हैट्रिक लगाते हुए दिख रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन गोवर्धन सिंह साहब मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि केशुभाई पटेल मतलब गुरुदक्षिणा के तौर पर अगर अभी तक के जो अनुमान है उसके मुताबिक जाए तो गुरुदक्षिणा में वो शिकस्त दे रहे हैं अपने गुरु को। सवाल यह है कि मोदी का जादू क्या इतना सिर चढ़कर बोल रहा है कि केशुभाई पटेल भी पटेल पॉलिटिक्स में फेल कर गए?
देखिए, अभी से कहना बहुत जल्दबाजी होगी। आपके जो आंकड़े हैं ओआरजी के, वो मैं अभी तो उसको चैलेंज नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बात सही है, ये जो विकास के मुद्दे को लेकर नरेंद्र भाई चले थे, वो मुद्दा चला नहीं दूसरे फेज में। पहले फेज में भी 40 से आगे नहीं बढ़ रहे। तो अभी 95 सीट का दूसरा पोल हुआ, उसमें कैसे 118 आती है या 128 आती है, वो तो आप जाने या सर्वे जाने। मैं इतना जानता हूं कि केशु भाई का फैक्ट्री चला है, न सिर्फ पटेल का, केशु भाई के साथ जुड़े हुए बहुत सारे लोग, भाजपा के अंदरूनी काम करने वाले कार्यकर्ता, कांग्रेस में भी बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे थे जो सब चाहते थे एक चेंज, जिसको परिवर्तन कहते हैं। आप ये मानते हैं कि जो एंटी इनकम्बेंसी है वो हमने रोक ली, ऐसा नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी तो जरूर रोकी है, वो कांग्रेस से जाने से भले रुका है, लेकिन वो वोट कांग्रेस को नहीं जाने वाला। नहीं, जो मोदी के खिलाफ थे उनको आपने बांट दिया, आपने बांटने का काम किया। नो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। 2007 में तीसरा कोई विकल्प नहीं था, वो वोट कांग्रेस में ट्रांसफर नहीं हुए, इसलिए वो बीजेपी में डटे रहे। चलिए, हिमांशु व्यास जी हमारे साथ है। हिमांशु व्यास जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस गुजरात के हैं। हिमांशु जी, आपको लगता है कि वाकई जीपीपी ने नुकसान ज्यादा कर दिया? उन्होंने जो वोट आपकी तरफ भी मोदी के खिलाफ वाले लोग थे, उनका भी वोट छीन लिया, क्योंकि ये अनुमान जो तमाम मीडिया हाउसेस की तरफ से हो रहे हैं वो यही इशारा कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ग्राउंड लेवल पर सिचुएशन बहुत अलग है। आपके सर्वे वालों ने कहां सर्वे किया हमको मालूम नहीं है, लेकिन दो किस्म के सर्वे होते हैं। आपने सिर्फ क्वांटिटेटिव सर्वे किया है, क्वालिटेटिव सर्वे नहीं किया है। इंडिविजुअल जो कैंडिडेट थे उसके बारे में आपने सर्वे नहीं किया है। और मेरे हिसाब से हर कॉन्स्टिट्यूंसी की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग था, और उसमें जीपीपी ने कहीं भी कांग्रेस के वोट काटे नहीं है, वो मैं आपको बता देता हूं ग्राउंड लेवल पर। और इसीलिए परिणाम जब आएगा, इसीलिए परिणाम अपनी पार्टी, मैं बताता हूं कि फर्स्ट फेज में ही 87 में से 50 सीट हम लेंगे। सेकंड फेज का गिनती हमारा बाकी है, लेकिन मैं इतना गारंटी देता हूं, आप जो हमारी 57 से 59 सीटें दिखा रहे हैं वो टोटली गलत दिखा रहे हैं। 50 फर्स्ट फेज में ही हम 50 सीटें लेने वाले हैं। अच्छा, संजय जी। हिमांशु जी, इन दावों का तो पता 20 तारीख को चल जाएगा, लेकिन मान लीजिए एक सर्वे गलत हो भी, एक सर्वे का अनुमान गलत हो जाए, लेकिन आपको पता है कई सर्वे हुए हैं इस दौरान, इस चुनाव में, और सब सर्वे एक ही जैसे बात कह रहे हैं। तो ऐसा होना बड़ा मुश्किल सा लगता है कि सारे सर्वे गलत होंगे और वो एक ही तरफ गलत होंगे। एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है। अभिषेक मनु सिंघवी और प्रकाश जावड़ेकर भी हमारे साथ हैं, और यही विडंबना है, जब किसी पार्टी के पक्ष में कोई पोल सर्वे जाता है तो वो उसे सही मानने को तैयार होते हैं, लेकिन जब परेशानी सामने दिखती है। गुजरात का सरदार कौन? और अगर आज तक ओआरजी अनुमान को माने तो एक बार फिर से मोदी का जादू चल रहा है गुजरात में। इसी पर बातचीत हम कर रहे हैं। सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक मनु सिंघवी जी, हाँ, ये एक पोस्ट पोल सर्वे है, इन अनुमानों को, क्योंकि तमाम मीडिया हाउसेस के जरिए इसी तरह के नतीजे आ रहे हैं, अगर सही माने तो क्या ये राहुल गांधी के लिए भी कांग्रेस पार्टी की साख दांव पर थी? क्या ये उनके लिए फेलियर पार्ट 2 है उत्तर प्रदेश के बाद? देखिए, मैंने पहले ही आपको स्पष्ट कर दिया है कि आप ही के चैनल ने कई वर्ष के लिए बंद कर दिए थे ये चीजें, क्योंकि आपके परिणाम बिल्कुल गलत सिद्ध हुए थे, और मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं आपको। नंबर 2, आपने पता नहीं कहां से ये आंकड़े और किस सैंपल साइज में लिए हैं, क्योंकि हमने जो उमड़ता हुआ समर्थन पाया है सौराष्ट्र में, ग्रामीण गुजरात में, उत्तर पूर्व गुजरात में, वो आपके आंकड़ों से बिल्कुल मेल नहीं खाता। तीसरी बात, किसी भी चुनाव में अंततोगत्वा हर पार्टी गणतंत्र में, लोकतंत्र में नतमस्तक होती है, जो भी परिणाम होता है, लेकिन उसको एक पर्सनलाइज करना किसी एक व्यक्ति विशेष के बारे में, ये जानबूझकर एक अपमानजनक रूप से किसी व्यक्ति के बारे में कहने वाली बात होगी। कांग्रेस ने पुरजोर तरीके से एक टीम की हैसियत से लड़ा है, और ये कहना कि राहुल गांधी जी की विफलता है, ये है, वो है, अगर आपके आंकड़े सही हैं, जो कि मैं नहीं मानता, ये बिल्कुल गलत होगा। और हमको इस बात का भी गर्व है कि अगर लड़ा है हमने, तो हमने अपमानजनक, आपत्तिजनक, सस्ती राजनीति और गलत भाषा के आधार पर नहीं लड़ा है। प्रकाश जी,
इनका इशारा किधर है आप समझ रहे होंगे जी। 3D वाले नरेंद्र मोदी जी उसका कोई ने मतलब राहुल बाबा, सोनिया मैडम करके जिस तरह के उनके भाषणों में रेगुलर फीचर हो गया था, क्या इस सब की जरूरत है? नहीं, उसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। राहुल बाबा और सोनिया मैडम कहना किसी को अपमान नहीं लगेगा, ये तो ठीक है। मुद्दा ये अलग है। मुद्दा कांग्रेस की हताशा मैं समझ सकता हूं। वो गुजरात नहीं हार रहे, उनकी पूरी मोदी विद्वेष की राजनीति जो 10 साल उन्होंने चलाई, जो गुजरात के मतदाता ने गुजरात के विरोध ही समझ लिया और कांग्रेस को सदा के लिए बाहर कर दिया। अब 20 साल होंगे कि कांग्रेस वहां सत्ता में नहीं है, और केवल इतना ही नहीं, एक से एक प्रांत उनके हाथ से जा रहे हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है नरेंद्र भाई की? उपलब्धि यह है कि उन्होंने जाति, मजहब इसमें बांटकर गुजरात को कभी नहीं देखा, कभी नहीं सोचा। 6 करोड़ गुजरातियों की बात की। आज देश भी उसी की प्रतीक्षा कर रहा है कि जो 120 करोड़ जनता की बात करेगा, हिंदू, मुस्लिम, दलित, नॉन दलित, क्रिश्चियन दलित, मुस्लिम दलित, वो ऐसे जो भेदभाव करने वाले लोग हैं, उनसे लोग उब चुके हैं। नया एस्पिरेशनल इंडिया है, और जो एस्पिरेशनल इंडिया है वो ये चाह रहा है, और वो देहात में ज्यादा है। प्रकाश जी, अगर किसान है प्रकाश और मजदूर है, और वो चाहते हैं कि 120 करोड़ को एक नजर से देखने वाले हमें लोग चाहिए, वो पार्टी चाहिए। वो बीजेपी ने करके दिखाया, इसलिए उसका महत्व है। प्रकाश जी, लेकिन का काम होने के संजय जी हमारे साथ सफॉलजी सवाल कर रहे हैं। जी संजय जी, सवाल से मैं ये कह रहा हूं प्रकाश जी कि आपने कहा कि जो पूरे 120 करोड़ भारतवासियों को साथ ले चलेगा उसके वो नरेंद्र मोदी है। असल में अगर हम गुजरात के जो परिणाम तो नहीं, जो अनुमान आए अब तक उसमें देखें तो मुसलमानों ने बड़ी संख्या में कांग्रेस को वोट किया, बीजेपी के लिए वोट नहीं किया। आदिवासियों और दलितों में भी ऐसा ही दिखाई पड़ता है। और ये सिर्फ गुजरात की बात नहीं है, अगर आप अलग अलग प्रदेशों में भी देखेंगे तो मुसलमान, दलित, आदिवासी आज भी कांग्रेस के साथ एकजुट खड़े दिखाई पड़ते हैं और बीजेपी के साथ नहीं है। प्रकाश जी, नहीं, एकजुट नहीं है, ये सही नहीं है। आप आसाम में देखोगे, आप पूर्वोत्तर भारत में देखोगे, आप उत्तर प्रदेश में देखोगे, बिहार में देखोगे, वहां कांग्रेस का मुसलमानों ने कभी नहीं साथ दिया। एक सही है कि 60 साल से ये तथाकथित सेकुलर कहने वाले खुद को, अगर वो जो सबसे कम्युनल और कास्टिस्ट दल है, एक मिनट कास्टिस्ट दल है, उन्होंने जो प्रचार 60 साल से बीजेपी के खिलाफ किया है, उसका निश्चित परिणाम होता है, और बहुत बड़ी मात्रा में हमें वोट नहीं मिलते। लेकिन वोट नहीं मिलते इसलिए हम किसी का कल्याण नहीं करेंगे, यह हम कभी नहीं सोचते। हम पूरे भारत को 120 करोड़ का भारत का देखते हैं, और पूरे भारत का कल्याण और हर एक व्यक्ति का कल्याण। प्रकाश जावड़ेकर जी, चूंकि आपने खुद जिक्र किया है तो उन हिस्सों तक भी पहुंचते हैं। आज भी गोधरा में विकास एक सपना है वहां के मौजूद लोगों के लिए। वहां पर लगातार कांग्रेस का प्रत्याशी जीत रहा है। वहां के लोग ये कहते हैं कि चूंकि हम कांग्रेस को हराते हैं इसलिए नरेंद्र मोदी हमें इग्नोर करते हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या जिस तरह से एक मुख्यमंत्री को माइनॉरिटी की तरफ अपना हाथ मरहम का बढ़ाना चाहिए था, उसमें वो नाकाम रहे। सद्भावना दिवस पर टोपी नहीं पहनी थी मंच पर नरेंद्र मोदी ने। आज भी नरोदा गुलबर्गा सोसाइटी में लोग वापस आने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो अंदर से बहुत डरे हुए हैं। वहां पर क्यों नहीं एक ऐसी, मैं आपको बताऊं, मैं बताता हूं, ये टोपी पहनने का काम मोदी जी नहीं करते, वो कांग्रेस करती है। हम लोगों को टोपी नहीं पहनते, लोगों का कल्याण करते हैं। और गुजरात के सैकड़ों नहीं हजारों मुसलमानों ने आपके सहित सभी चैनल को जो इंटरव्यू दिए, उन्होंने बताया कि कैसे माहौल रहा, कैसे विकास हुआ है सबको। अगर 24 घंटे बिजली आती है तो मुसलमानों के घर में बिजली नहीं आती क्या? अगर सौराष्ट्र में पानी गया है तो हिंदू किसान को मिलेगा और मुसलमान को नहीं मिला क्या? ऐसा नहीं होता है। सबका उन्नति हुआ है, सबको विकास का लाभ मिला है, और यही विशेषता है। इसे सर्वसमावेशी